हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ अकाउंट्स विद चिराग चैनल पर आपका वेलकम करता हूं, जहां आप कॉन्सेप्ट को रटते नहीं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो देखिए, जिस पोस्ट का आप सब स्टूडेंट्स को बेसब्री से इंतजार था, उस पोस्ट से रिलेटेड डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट, डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ गई है, जो कि है आरपीएससी के कॉलेज लेक्चर से रिलेटेड पोस्ट, या जिसको आप असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड पोस्ट भी बोल सकते हैं। अब इसका मैंने शॉर्ट में एनालिसिस करेंगे, जो जो मेन एलिमेंट्स है वो इन्हें कवर किए हैं, जिससे आपके मन में जो भी शंका है, जो भी दुविधा है, वो दूर हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी और मेन कंटेंट की गुड एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है, जो कि आपने मोस्टली यूट्यूबर्स की वीडियो देखी होगी जिसमें आपको ढंग से समझ में नहीं आया होगा। तो अगर आपको ढंग से मेरी वीडियो में समझ में आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना है। तो अराउंड 10 से 12 मिनट की वीडियो बनेगी, क्योंकि मैंने इसमें मेन एलिमेंट ही कवर किए। तो सबसे पहले आपको बताइए, देखिए नेम ऑफ सब्जेक्ट, तो टोटल मिला के 31 सब्जेक्ट हैं और टोटल पोस्ट है 918। ठीक है, 918 पोस्ट है। तो आपको पता है कि वो अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड बटी हुई है। जैसे बॉटनी में 33 है, जिसमें जनरल कैटेगरी हो गई, अनरिजर्व बोलते हैं जिसको, एससी, एसटी, ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट हो गया, एमबीसी, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट हो गया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। इसके अलावा आपके स्पेशली डिसेबल्ड जो भी पर्सन है उनके लिए, जैसे जैसे देख नहीं सकते हैं, ब्लाइंडनेस हो गई, लोअर विजन हो गया तो कम देख सकते हैं, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो गया, सुनने की कम क्षमता है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो गई, सेरेबल पाल्सी हो गई, इस तरीके से दे रखा है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गई, ठीक है, मेंटल इलनेस हो गई, इस तरीके से पार्ट दे रखे हैं। तो इसके ये एब्रीविएशन दे रखे हैं, इसका फुल फॉर्म आपको नीचे दे रखा है पोस्ट के नीचे, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देख सकते हैं कि मेरा पार्ट कॉमर्स का है, तो इसमें देखिए ABST, जैसे मैंने M.Com ABST दी थी, तो मैं ये पोस्ट फिल करूंगा, जिसमें टोटल मिला के नंबर ऑफ पोस्ट है 82। जिसने M.Com BADM से की थी वो ये पोस्ट फिल करेगा 127। तो वैसे अगर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, आपको वही फिल करनी पड़ेगी। जैसे लॉ से रिलेटेड 8 पोस्ट है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 47 पोस्ट है, तो आप इसमें फिल जरूर कीजिए जो आपके रेलिवेंट है। इसके बाद देखिए, टोटल मिला के मैंने क्या बोला कि 31 कितने हैं सब्जेक्ट हैं, जिसमें से 1 to 30 तो पुराने ही हैं, 31 पंजाबी को ऐड किया गया, ऐसे बोल सकते हैं। वो आपको आगे के जितने भी आप नोटिफिकेशन देखोगे उसमें पता चल जाएगा। अब देखिए, मेन पार्ट हम देख लेते हैं, ये रहा। देखिए, ये बोल रहा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ST SC, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, अति पिछड़ा वर्ग MBC, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS, और ये बोल रहा है कि भूतपूर्व सैनिक यानी एक्स आर्म फोर्स के जो भी पर्सन हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही दे है। ठीक है, जो राजस्थान के रेसिडेंट है उनके लिए है। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ दे नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा। यानी देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, राजस्थान के बाहर के लोग भी आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मेन चीज़ तो ये, और दूसरा पार्ट ये कि अगर आप राजस्थान के बाहर से, और अगर आप SC में, ST में, या OBC में, MBC में, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में, या भूतपूर्व सैनिक, इनसे रिलेटेड पार्ट में आ रहे हैं, तब भी आपको जनरल वर्ग में ही आवेदन करना पड़ेगा। मतलब अनरिजर्व कैटेगरी या जनरल कैटेगरी में आवेदन करना पड़ेगा, क्योंकि आप राजस्थान के बाहर के हो। अन्य राज्य के आवेदक को उक्त लाभ दे नहीं होने के कारण तो उन्हें ये लाभ दे नहीं है। ठीक है, तो वो ये रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं, और उन्हें जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई करना पड़ेगा। कौन से? राजस्थान राज्य को छोड़ के अन्य राज्य के। ठीक है, तो फ़ायदा सिर्फ राजस्थान राज्य के लोगों के लिए ही है। उसके बाद देखिए, बोल रहा है कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो ये बोल रहा है कि मास्टर्स में, यानी जैसे मेरी M.Com की बात कर रहा हूँ, तो 55% एटलीस्ट मार्क होने चाहिए, वो तो है ही, साथ में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड भी होना चाहिए। देखिए, मैंने क्या बताया कि मेरे M.Com में एटलीस्ट 55% मार्क, जैसे आपका MA है या MSc है, जो भी है आपका मास्टर से रिलेटेड सब्जेक्ट, उसमें एटलीस्ट 55% मार्क तो होने चाहिए, और उसके साथ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड भी होना चाहिए। अब गुड एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है, ये जनरली मैंने एक एग्जांपल के थ्रू कवर किया है, तो अभी आपको मैं समझा देता हूँ, पर इससे आगे के पॉइंट देख लेते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है कि ये क्वालिफिकेशन फुलफिल करने के साथ साथ कैंडिडेट का नेट भी क्लियर होना चाहिए, जो कि UGC कंडक्ट करता है। या साथ में क्या बोल दिया कि किसी जैसे स्टेट में क्या होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, तो ये बोला स्लैट या सेट अगर किसी ने पास किया है तो वो भी अप्लाई हो जाएगा। तो नेट होना चाहिए, या स्लैट होना चाहिए, या सेट होना चाहिए। अगर ये कर रखा है तो उस केस में आप एलिजिबल हो। इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन तो है, और इसके साथ साथ मस्ट बोल रखा है, मस्ट हैव क्लियर, तो आपका नेट, सेट या स्लैट क्लियर होना चाहिए। फिर आपको थर्ड में क्या बोल रखा है, तो देखिए इस थर्ड में ये बोल रहा है कि अगर आपने PhD की डिग्री ली हुई है UGC के थ्रू, आपको पता है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपने PhD की डिग्री ली हुई है तो उस केस में आपको नेट, स्लैट या सेट कवर करना जरूरी नहीं है, यानी उसको पास करना जरूरी नहीं है अगर आपने PhD डिग्री ली हुई है। ठीक है, फिर इसी तरीके से बोल रहा है नेट, स्लैट, सेट शैल ऑल्सो नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर सच मास्टर प्रोग्राम इन डिसिप्लिन फॉर विच नेट, स्लैट, सेट इज नॉट कंडक्टेड। ये बोल रहा है कि ऐसे मास्टर प्रोग्राम,
ऐसे स्टेट में आप हो जहाँ पे जनरली ये होते ही नहीं है नेट स्लेट सेट, तो उस केस में आपको ज़रूरी नहीं है नेट स्लेट सेट करना। लेकिन आपको पता है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया नेट चलता है, तो नेट आपने क्लियर करा तो आपके लिए ज़रूरी होगा। तो मैं यही बोलूँगा कि एटलीस्ट आपके पास एमकॉम में या एमए जो भी आपका मास्टर डिग्री है उसमें 55% यानी मिनिमम 55% होने चाहिए। साथ में आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसके साथ साथ आपका नेट सेट या स्लेट जरूर होना चाहिए। अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है तो नेट सेट स्लेट होना जरूरी नहीं है। ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए बोल रहा है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। हमने सोचा था कि ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, लेकिन देखिए क्या बोल रहा है, राज्य सरकार के पत्र दिनांक 21 फरवरी 2014 के अनुसार। तो ये पुराने के अकॉर्डिंग दे रखा है। इसमें क्या बोल रहा है, एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 55% मार्क इन 3 एग्जामिनेशन प्रिसीडिंग टू मास्टर्स डिग्री। ये क्या बोल रहा है कि आपने जो अपनी मास्टर डिग्री ली उससे पहले के जो 3 एग्जाम थे, तो वो कौन सा है, 10th है, 12th है और ग्रेजुएशन है, जिसको आप यूजी बोलते हैं, अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, एक तरीके से आपने जैसे मैंने बीकॉम की है तो 10th 12th और अंडर ग्रेजुएशन का जो भी आपने कोर्स किया है उसके टोटल मार्क्स मिला के एवरेज एटलीस्ट कितने बन रहे हैं, वो 55% बन रहे हैं। इन तीनों का टोटल मिला के उसका एवरेज लेके एटलीस्ट वो 55% बन रहे हैं विद एटलीस्ट 50% मार्क इन ग्रेजुएशन। एटलीस्ट 50% मार्क किसमें होने चाहिए, बीकॉम में। जैसे मेरे बीकॉम में आपके बीए हो सकता है। एंड देखिए क्या बोल रहा है, और साथ में एक और कंडीशन, जब भी एंड होता है, एंड का मतलब क्या होता है कि ये कंडीशन तो आपको पूरी करनी है और साथ में जो और कंडीशन दे रखी है वो भी पूरी करनी है। तो एंड का मतलब क्या हो गया, एनी वन ऑफ सेकेंडरी हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट ग्रेड्स इन द पॉइंट स्केल वेयर ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड विदाउट इंक्लूडिंग एनी ग्रेस मार्क एंड और राउंडिंग ऑफ टू मेक इट 55 और 50 एज द केस में भी। तो इसमें क्या बोल दिया कि आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क तो होने चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम तो कितने भी हो, मिनिमम 50% मार्क। और बोल रहा है साथ में कि 10वीं या 12वीं में भी, 10वीं या 12वीं कह रहा है एनी वन ऑफ सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, ये बोल रहा है ना, एनी वन ऑफ सेकेंडरी कॉमा हायर सेकेंडरी, सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी में किसी में भी आपके मिनिमम 50% होने चाहिए। तो 10वीं या 12वीं में लोग आपको गलत क्या बता रहे हैं, 10वीं में भी 50% से ज़्यादा होने चाहिए, मिनिमम 50% होने चाहिए, 12वीं में भी मिनिमम 50% होने चाहिए और अंडर ग्रेजुएट में भी मिनिमम 50% होने चाहिए। तो वो गलत है। याद रखना कि ग्रेजुएट में यानी ग्रेजुएशन में आपके 50% मिनिमम है और 10वीं या 12वीं में मिनिमम 50% है। जैसे 10th में आपके 48% ही रह गए, लेकिन 12th में अगर आपके 54% है तो आप एलिजिबल हो। लेकिन जब आप तीनों का टोटल करके एवरेज करोगे तो आपका एटलीस्ट 55% नहीं बनेगा, कम बनेगा। तो उस केस में आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड नहीं होगा। तो आपको दोनों कंडीशन देखनी है कि एवरेज मिला के आपका क्या हो, एटलीस्ट 55% हो। और इसके अलावा जब आप इंडिविजुअल देख रहे हो तो 10th या 12th में किसी में भी 50% या उससे ऊपर होने चाहिए और ग्रेजुएशन में भी 50% से ऊपर होने चाहिए, 50% या उससे ऊपर होने चाहिए। देखिए एक बार मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। क्योंकि देखिए आप 2 वीडियो देखोगे उससे अच्छा एक ही वीडियो में मेरा सारा पार्ट आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप 2-3 अलग अलग वीडियो देखोगे आप कंफ्यूज होगे, इससे आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा। तो 2 मिनट और लगेंगे आपके समझने के लिए। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मेरे एमकॉम ABST में 62% मार्क है, तो एटलीस्ट 55% मेरे मास्टर में, ये तो क्राइटेरिया पूरा हो गया, सबसे पहली कंडीशन थी। और साथ में आपको पता है कि मेरा नेट भी है, ये भी कवर है, मैंने 2 बार नेट कवर किया है, तो ये वाला पार्ट हो गया। अब देखिए मैंने तो एग्जाम्पल के फॉर्म में कवर किया है, मेरी इससे अच्छी परसेंटेज ही बनी हुई है वैसे तो। एंड गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, अब देखिए आ गया अच्छा शैक्षणिक अभिलेख क्या होना चाहिए। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है, 10th क्लास या 12th क्लास, उसमें एटलीस्ट 50% इन एनी वन, ऐसे बोल रहा है, दोनों में से किसी एक में। या अगर आपका ग्रेड वाला सिस्टम है ABC, A+, B+, तो उस अकॉर्डिंग इक्वलेंट जो 50% की इक्वलेंट है वो चलना चाहिए। तो जनरली हम परसेंटेज में बता रहे हैं, क्योंकि RBSC में या जनरली अगर आप CBSE में भी हो तो आपने जब एग्जाम दिया होगा तो परसेंटेज बेसिस पे ही दिया होगा। तो देखिए 54 या 48, जैसे 10th में मेरी 54 आई मान लीजिए और 12th में मेरी 48 आई, तो दोनों में से एक जगह तो मेरी 50 से ज़्यादा आ गई ना। एटलीस्ट 50% इन एनी वन, डेट इज़ 54% इन 10th क्लास, तो ये हो गया। और देखिए बीकॉम में ग्रेजुएशन में मेरी कितनी होनी चाहिए, 50%, एटलीस्ट 50%, इसका मतलब 50% और अबव, तो मेरी 65% है, ये हो गई। ये तो है। एंड साथ में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के लिए क्या बोल रहा है कि एटलीस्ट 55% एवरेज का, एवरेज मतलब क्या हो गया, तीनों का, 10th प्लस 12th प्लस ग्रेजुएशन। तो देखिए 54 प्लस 48 प्लस 65, ये आ गया। इसका डिवाइड बाई 3 कर दिया तो एवरेज कितना बना मेरा, 55.67, जो कि एटलीस्ट 55% है, 55% या उससे ज़्यादा है। तो आप अपने MA
एम.कॉम उसके अकॉर्डिंग देखिए कि आपने एम.ए कर रखा है, एम.एससी कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपका 55% या उससे ज़्यादा है। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में देखिए कि 10th या 12th में आपका एटलीस्ट 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन में 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए ये। और साथ में एवरेजली तीनों का जब एवरेज मिलाओगे, 10th का, 12th का, बी.कॉम का, तो वो भी 55% या उससे ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है, जो कि जनरली आपको सब फालतू के लिए यानी बकवास समझा रहे थे, जो कि मैंने आपको प्रॉपर बता दिया। ठीक है, एक और चीज़ साथ में इसमें ये बोल रखा है कि उक्त अच्छे शैक्षणिक अभिलेख में, मतलब ये जो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है उसमें अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, अदर बैकवर्ड कास्ट, अति पिछड़ा वर्ग यानी एमबीसी, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, या डिसेबल्ड जो भी वर्ग है उसके अभ्यर्थियों को 5% अंकों की छूट दे है। अब ये जो 5% बोल रहा है वो किस में बोल रहा है? गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में बोल रहा है। किस में बोल रहा है? गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में। एम.कॉम में नहीं बोल रहा, या एम.ए में नहीं बोल रहा। ये बोल रहा है कि जो 10th 12th और ग्रेजुएशन का जो एवरेज निकाला है उसमें 55% में से 5% लेस कर सकते हैं ये पर्टिकुलर कैटेगरी के लोग, मतलब उनके लिए एटलीस्ट 50% हो गया। तो मेरे लिए, जैसे मैं जनरल में हूँ, तो मेरे लिए तो एटलीस्ट 55% हो गया गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, और इनके लिए क्या हो गया? एटलीस्ट 50% हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है उक्त 5% अंकों की छूट औसत 55% अंकों में दे है, न कि सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी तथा स्नातक तीनों के अलग अलग में। अलग अलग में नहीं है, ये कंबाइंड मिला के जो एवरेज आएगा उसमें से 5% लेस करना। ये नहीं कि 10th की 48% आई तो उसमें से 5% लेस कर दिया, 12th की जैसे क्या आई आपकी 54% आई, उसमें से 5% लेस कर दिया, 10th की जैसे आपकी 52 आई उसमें से 5% लेस कर दिया। ऐसे अलग अलग नहीं करना, एवरेज में से करना है। फिर देखिए आप ये मेन पॉइंट आप देख सकते हो, सिंपल से है कि जनरली क्या बोल रहा है कि आरपीएससी की राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा मतलब सेट उत्तीर्ण मान्य है, ये भी मान्य है। इसी तरीके से बोल रहा है 1 जून 2002 से पूर्व किसी भी प्रदेश से सेट किया है तो अभ्यर्थी पात्र होगा, लेकिन उसके बाद 1 जून 2002 को या उसके बाद किसी अन्य प्रदेश से, मतलब राजस्थान को छोड़ के किसी अदर से, जैसे कर्नाटका का हो गया, आपने सेट क्लियर करा और आप राजस्थान में अप्लाई कर रहे हो तो उस केस में आप नहीं कर सकते हो। तो 1 जून 2002 से पहले अगर आपने सेट क्लियर करा है किसी भी स्टेट से, राजस्थान के अलावा किसी भी स्टेट से, तो मान्य है। ठीक है, लेकिन 1 जून 2002 को या उसके बाद किसी और स्टेट से अगर आपने सेट क्लियर किया है तो वो मान्य नहीं होगा। इसका मतलब आपको क्लियर करना जरूरी है। मोस्टली सबके नेट क्लियर है, मोस्टली ज़्यादातर लोगों के नेट क्लियर है, तो अच्छी बात है क्योंकि वो पूरा एक इंडिया लेवल पे हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है पे बैंड एंड ग्रेड पे क्या होगा, तो 15,600 से 39,100 है। और देखिए एकेडमिक ग्रेड पे कितना अच्छा है, 6,000 पे। एकेडमिक ग्रेड पे कितना है जो हर साल आपका बढ़ेगा, वो कितना है? 6,000। राज्य सरकार के नियमानुसार परीक्षा काल में नियत मासिक वेतन दे होगा, मतलब जो भी प्रोबेशन पीरियड है, जो भी ट्रेनिंग का पीरियड है, उसमें जो भी उन्होंने फिक्स पे डिसाइड किया है वही आपको मिलेगा प्रोबेशन पीरियड में। एज लिमिट क्या है? मिनिमम है 21 ईयर और मैक्सिमम कितनी है? 40 ईयर्स, याद रखना, मिनिमम 21 और मैक्सिमम 40। अब इसमें रिलैक्सेशन हो सकता है, इसका मतलब जो मैक्सिमम है उसमें 5 साल जुड़ सकता है, लेकिन किन के लिए? एससी, एसटी, अदर बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास, उनके लिए। ठीक है, चाहे उसमें कोई भी हो, यानी कहने का मतलब मेल हो चाहे फीमेल हो। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या बोल दिया, वुमेन कैंडिडेट के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए, एंड राजस्थान स्टेट के जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की वुमेन्स हैं उनके लिए क्या बोल दिया? 5 साल। तो उनके लिए भी एक तरीके से हो गया, लोगों को छोड़ दिया, कहने का मतलब मेल्स को छोड़ दिया, फीमेल के लिए दे दिया ये एक तरीके से। फिर यहाँ पे देखिए क्या बोल दिया, वुमेन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास एंड मोर बैकवर्ड क्लासेज ऑफ राजस्थान स्टेट। ठीक है, तो ये तो देखिए वुमेन कैंडिडेट जनरल कैटेगरी की थी और ये राजस्थान की इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के थे। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया, जो वुमेन कैंडिडेट है जो राजस्थान स्टेट की शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास और मोर बैकवर्ड क्लास की, उनके लिए 10 साल। और ये बोल रहा है विडो और डिवोर्सी वुमन के लिए नो अपर एज लिमिट, इसका मतलब चाहे वो 50 की है चाहे वो 55 की है, जनरली चल जाएगा। लेकिन आपको पता है कि मैक्सिमम रिटायरमेंट की एज 60 साल है, तो वो 60 से कम ही होनी चाहिए, ये तो सबको ही पता है। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। और भी बहुत सारे फीचर हैं, और भी बहुत सारे नोटिफिकेशन के पॉइंट है, पढ़ के देख लेना। मैंने तो जो मेन है वही कवर किया है। अब देखिए एक मेन पॉइंट ये भी है कि पद क्रम संख्या 1 से 30, इसका मतलब बोटनी, जूलॉजी, जो मेरे एमकॉम से रिलेटेड सब्जेक्ट है, ABST, FM, BEdM, 1 से 30 के अंदर आ रहे हैं। 31वें नंबर पे पंजाबी है। तो देखिए क्या बोल रहा है, 1 से 30 तक के पद आयोग द्वारा, मतलब आरपीएससी द्वारा 2014-15 या उससे पूर्व में भी एडवर्टाइज किए गए थे। तत्पश्चात इन पदों का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया, मतलब इन्होंने लेट कर दी। आपको पता है कि वैसे भी ये ढीले हैं आरपीएससी वाले, तो इन्होंने लेट कर दी एक तरीके से। तो कईयों की एज निकल गई होगी तो उनको रिलैक्सेशन दे दी गई। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23/9/2008 के अनुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 1/7/2020 को अधिक आयु के होते हैं उन्हें उपयुक्त अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दे होगी।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपकी एज 40 ईयर्स हो चुकी है, जो 1 जुलाई 2020 को बोल रखा है कि आपकी एज 21 से 40 के बीच में होनी चाहिए, लेकिन आप 40 से ज़्यादा हो गए, तो उस केस में आपको 3 साल की छूट भी मिल जाएगी। मतलब चाहे आप 41 के हो गए तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, 42 के हो गए तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन किससे, 1 से 30 सब्जेक्ट में। 31 में क्यों नहीं है? क्योंकि पंजाबी जो सब्जेक्ट है वो नया ऐड किया गया है। तो बोला प्रथम बार विज्ञापित किया जाने के कारण उक्त अधिसूचना अनुसार उपयुक्त अधिकतम आयु सीमा में कोई छूट दे नहीं होगी। इसका मतलब वो 40 साल की ही रहेगी मैक्सिमम एज, वो 43 की नहीं हो पाएगी। वो 3 साल की अतिरिक्त छूट इसमें नहीं दी जाएगी, किसमें, पंजाबी में, क्योंकि पहली बार एडवर्टाइज की जा रही है। और एक और चीज़ मैं आपको ये भी बता देता हूँ, यहाँ पे मैं भूल गया, फिर आप ये ना बोले कि सर आपने ये तो बताया ही नहीं पार्ट। ये रहा, हाँ ये रहा, ये देखिए बोला वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, यानी देवनागरी भाषा में आपको हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए, और साथ में आपको राजस्थानी कल्चर की नॉलेज भी होनी चाहिए। क्योंकि आपका जब इंटरव्यू लिया जाएगा, अगर आप पास भी हो गए तो उसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, देखिए क्योंकि राजस्थान से रिलेटेड ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आप देख सकते हैं जब पेपर होगा तो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट के 2 पेपर तो होंगे, साथ में राजस्थान से रिलेटेड जनरल नॉलेज से रिलेटेड पेपर भी आपका होगा। तो क्यों? क्योंकि राजस्थान के लोगों के लिए ये एक तरीके से ज़्यादा वेटेज दिया गया है। बाहर के लोगों को भी लिया गया है, लेकिन वो जनरल कैटेगरी में लेके आ गए उनको, ठीक है, चाहे वो एसटी से हो, एससी से हो, तब भी उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा और वो जनरल कैटेगरी के लिए एलिजिबल होंगे। मतलब जो पोस्ट होगी वो जनरल कैटेगरी से रिलेटेड ही उनके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रखा है साथ में, चयन प्रक्रिया लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगी, प्रतियोगी परीक्षा होगी मतलब रिटर्न टेस्ट होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू सबसे मुझे बेकार लगता है, क्योंकि उसमें खाना पीना लगा रहता है, अब क्या पता इसमें हो ना हो, ठीक है, तो मैं बोल नहीं सकता। फिर देखिए यहाँ पे बोल रहा है सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ये बोल रहा है कि ऑनलाइन ऑफलाइन ली जाएगी, तो ये उनके ऊपर है। और जो परीक्षा का सिलेबस है, विस्तृत पाठ्यक्रम है, वो शीघ्र जारी कर दिया जाएगा। तो आपको जब भी क्या करना है, फॉर्म भरना है, उसमें जो भी आपकी एप्लीकेशन आईडी आपको मिलेगी, तो आपको बताएगी उसमें आपको अपना ईमेल मोबाइल नंबर भरना पड़ेगा। तो ये नहीं कि जहाँ से आप भरा रहे हो, किसी आप क्या कराते हो, ई मित्र वाले से भराते हो तो अपनी ईमेल आईडी डाल देता है। तो ईमेल आईडी आप खुद की डालना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशनें मिलती रहेगी। नहीं तो आप सोचते रहते हो कि यार अभी नोटिफिकेशन नहीं आई, तो आप याद रखना क्योंकि इसमें थोड़ा लेट लग जाता है आरपीएससी के एग्ज़ाम में, तो इसलिए आप खुद की ईमेल आईडी मोबाइल नंबर दे देना। दिनांक कब से, देखो ये एप्लीकेशन की जो अवधि है, एप्लीकेशन का पीरियड है, वो 9/11/20 से लेकर 8/12/20 तक है, रात्रि 12 बजे तक। तभी देखिए लोगों ने पूरा पार्ट आपको समझाया नहीं, जबकि मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। और साथ में देखिए बोल रहा है आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात, जो कि ये पोर्टल दे रखे इसमें कर सकता है, उसके बाद एप्लीकेशन आईडी मिलेगी। अगर उसको एप्लीकेशन आईडी नहीं प्राप्त हुई तो इसका मतलब क्या, उसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हो गया, उसने सिर्फ प्रीव्यू देखा है, ठीक है। आवेदन पत्र के प्रीव्यू को आवेदन सबमिट नहीं माना जाएगा, तो उसको एप्लीकेशन आईडी मिलेगी, उसके बाद ये एक तरीके से वो सबमिट हुआ है। कोई भी दिक्कत है तो आप एक तरीके से जो भी हेल्प डेस्क नंबर है या ईमेल आईडी है वहाँ पे मेल कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई है, आपने फॉर्म गलत भर दिया हो, एक तरीके से साइन गलत कर दिया हो, तो वो तो वहाँ पर ही आप एक तरीके से कर सकते हो। क्योंकि देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि संशोधन के लिए आपको 300 रुपये देकर, ये बोल रहा है अवधि के, आवेदन की अवधि के दौरान व आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिन के भीतर आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपको लग रहा है कि सुधार करवाने वो करवा सकते हो, जो भी परिवर्तन करवाना है करवा सकते हो। इसकी हार्ड कॉपी अपने पास लेके रख लेना, क्योंकि आपके लिए काम आती है। मैं मेन पॉइंट बता रहा हूँ आपको। अब देखिए फीस क्या होगी, तो ये बोल रहा है कि जनरल कैटेगरी के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए और राजस्थान के क्रीमी लेयर के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी और एमबीसी मोस्ट बैकवर्ड क्लास, उनके लिए 350 रुपये 350 रुपी, और राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर के, अदर बैकवर्ड कास्ट के और मोस्ट बैकवर्ड कास्ट के, यहाँ पे एक क्रीमी लेयर के और ये नॉन क्रीमी लेयर के, जो अदर बैकवर्ड कास्ट के हैं और मोस्ट बैकवर्ड क्लास के एमबीसी के हैं, 250 रुपये। इसके अलावा बोल दिया जो डिसेबल्ड पर्सन है, एससी एसटी या जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है। अब 2.5 लाख से कम है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, उन्हें अपने इनकम टैक्स जो इनकम का सर्टिफिकेट है वो भी देना पड़ेगा। तो उस केस में उन्हें 150 रुपये की फ़ीस है। अब देखिए ये सारा पार्ट जो भी उन्हें देना पड़ेगा, एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि जो इंटरव्यू होगा उससे पहले आप कर लीजिए। आप बोल रहे हो कि सर जैसे मेरा नेट क्लियर नहीं है, तो देखिए एग्ज़ाम में टाइम लगेगा, अभी तक तो नोटिफिकेशन ही नहीं आई, अभी तक तो क्या एप्लीकेशन का पार्ट आया है, तो एग्ज़ाम तो पता नहीं कब होगा। तो तब तक आप क्या कर लीजिए कि ये 350 रुपये लग रहे हैं, ज़्यादा नहीं लग रहे, तो बढ़ लीजिए। आपको पता है कि तब तक आपका नेट क्लियर हो जाएगा, या आपके स्टेट से रिलेटेड सेट एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा। या आप बोल रहे हो कि हम सर एमकॉम में लास्ट में, कहने का मतलब फाइनल ईयर में, तो ये बोल रहा है कि इंटरव्यू तक, ठीक है, यानी इंटरव्यू की जो डेट है तब तक आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ये भी इसमें दे रखा है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट में ये दे रखा था, शायद मैंने कवर किया है, नहीं कवर किया तो मैं एक बार आपको देख के बता दूंगा, ठीक है।
रिटर्न एग्जामिनेशन है और इंटरव्यू है। रिटर्न एग्जामिनेशन में क्या बोल रहा है, 3 पेपर होंगे। 2 जो पेपर होंगे वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, जिसमें 75 मार्क 3 ओवर के। और ये बोल रहा है जनरल स्टडी ऑफ राजस्थान, जो कि थर्ड पेपर है, कॉमन पेपर है, 50 मार्क्स का है, ये 2 आवर्स का है, तो टोटल मिला के 200 मार्क्स के हैं। अब इंटरव्यू के जो मार्क्स की वेटेज है वो 24 मार्क्स की है, ठीक है। और मैंने देखिए यहाँ पे बता दिया कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालनी है वो खुद की डालनी है, जिससे क्या होगा कि आप एग्ज़ाम क्लियर करते हो। आपका जो इंटरव्यू से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है वो एसएमएस या ईमेल के थ्रू ही आ जाएगी। तो ईमेल तो होना चाहिए, चलो आपने मोबाइल नंबर नहीं डाला लेकिन ईमेल तो होना चाहिए, क्योंकि ईमेल के थ्रू आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सारा पार्ट कवर हो गया। एक पार्ट मैं और बता देता हूँ, वेट। देखिए ये रहा, शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान, मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड प्रावधान। उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा। इसका मतलब जो भी क्वालिफिकेशन बता रखी है, जैसे आपको क्या बताया एमकॉम, तो एटलीस्ट 55%, लेकिन आप एमकॉम फाइनल में हो, एमए फाइनल में हो, आप सेट के लिए लड़ रहे हो या नेट के लिए एक तरीके से एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपको पता है कि आप लास्ट में हो, तो बोल रहा है कि उसमें ये एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर, यानी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा। तो मतलब आपके पास कोई ना कोई सर्टिफिकेट होगा, जैसे आपने नेट क्लियर करा तो उससे रिलेटेड आपके पास क्या होगा, मैं बोल सकता हूँ कि जो आपकी मार्कशीट आई, जो आपको सर्टिफिकेट में टाइम लग जाता है, तो मार्कशीट आई, सर्टिफिकेट मिल गया तो सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आपने एमकॉम क्लियर करी तो जो आपकी मार्कशीट है या एमकॉम से रिलेटेड जो आपको मार्कशीट रियल मिलती है वो आपके पास होनी चाहिए। तो ये बोल रहा है कि साक्षात्कार से पूर्व, तो देखिए बोल रहा है साक्षात्कार से पूर्व का मतलब क्या है, साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारंभ होने की दिनांक, मतलब साक्षात्कार का पहला दिन, उससे जस्ट पहले आपके पास ये सर्टिफिकेट या जो भी आपने क्वालिफिकेशन अचीव कर ली है, जैसे सेट की, नेट की या एमकॉम से रिलेटेड, तो वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए या मार्कशीट होनी चाहिए। इस तरीके से ये सारा पार्ट था। तो आई होप आपको पूरी डिटेल समझ में आई होगी। और देखिए यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन, तो यहाँ पे अनअकैडमी लेके आए डेली T10 टेस्ट सीरीज। देखिए अगर आप NTA UGC नेट के पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके पेपर 1 में बहुत सारे वीक पॉइंट है जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने में आपको दिक्कत होती है, तो अनअकैडमी लेकर आपके लिए डेली T10 टेस्ट सीरीज जो कि पेपर 1 से रिलेटेड है। फ्री लाइव टेस्ट इसमें दिए जा रहे हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा, जो कि 4 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, मंडे से लेकर सैटरडे। और याद रखना कि लाइव टेस्ट के साथ साथ जो आपको प्रोवाइड करे जा रहे हैं, साथ में उसी दिन एनालिसिस भी प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे आपकी जो भी दिक्कत है, जो भी कमियां हैं, जो भी आपके एरर है, मिस्टेक है, वो दूर हो जाएंगे। देखिए मैं यही बोलता हूँ कि MCQs प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, तो एक तरीके से आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि फ्री में लाइव टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और उसी दिन एनालिसिस भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो जो एनरोल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए और आपकी जो भी कैपेबिलिटी है उसको एक्सप्लोर कीजिए। आपका जो भी इम्प्रूवमेंट का एरिया है उसमें सुधार कीजिए, ठीक है। जो भी आपको MCQs में दिक्कत होती है वो इसके थ्रू आसान हो जाएगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसको एनरोल आप ज़रूर कीजिए। अब देखिए मैंने आपको जो भी पर्टिकुलर पार्ट बताए जो कि हमारे नोटिफिकेशन से रिलेटेड थे, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। तो मैं आपके ज़रूर जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, क्योंकि देखिए कई यूट्यूबर्स ने आपको पूरा इंपॉर्टेंट या प्रॉपर पार्ट नहीं बताया, जबकि मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझा दिया है। और याद रखना है कि ये जो पर्टिकुलर मैंने गुड एकेडमिक स्कोर बताया है वो जनरली प्रॉपर बताया है, क्योंकि anyone बोल रखा है। क्या होता है कि राजस्थान में जब भी क्या करते हैं लोग यूट्यूब की वीडियो बनाते हैं तो वो ज़्यादातर हिंदी मीडियम से होते हैं, तो उन्हें समझ में नहीं आ पाता, ठीक है। मोस्टली यही प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर आपको समझाने की कोशिश की है कि 10th और 12th क्लास और BCom, तो आप BCom की जगह अपने रेलिवेंट जो भी सब्जेक्ट है जैसे BA, BSc, उसके अकॉर्डिंग सोच सकते हो। एटलीस्ट 50%, यहाँ पे भी एटलीस्ट 50% है याद रखना, लेकिन दोनों में से किसी एक में। लेकिन जब एवरेज लोगे तो तीनों का ही एवरेज लेना पड़ेगा। और साथ में एंड बोल रखा है, एंड का मतलब ये क्राइटेरिया भी पूरा होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, तब जाके आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होगा, वरना फॉर्म भरने का कोई आपका फ़ायदा ही नहीं है। और मेन आपको बताइए कि आपकी मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए जिसमें एटलीस्ट 55% या उससे ज़्यादा मार्क होने चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।